जिसे बताया जाता है कि राहुल गांधी की कहने पर ये इंडिया नाम इसका बनाया था ना, INDIA। कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी लंदन चले गए थे, यूरोप के दौरे पर चले गए थे। केजरीवाल से आज तक मिला नहीं है राहुल गांधी केजरीवाल को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने तो पहले फाइनल कर लिया कि इस बार हम हारेंगे 2024, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसके लिए ये राम जी को दोषी ठहरा दो। राम जी मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन केवल वहीं बनता है जहां पर कैंडिडेट मुस्लिम होता है। जयंत चौधरी क्या छोटी सी पार्टी है, एक भी सांसद नहीं है, 7-8 विधायक बने, वो भी गठबंधन से बने। कई बार बीजेपी ने उन्हें ऑफर दी बढ़िया से बढ़िया कि आप पार्टी को मर्ज कर दो हमारे साथ, वो पार्टी मर्ज नहीं करते। तो प्राइवेट फैक्ट्रियों में और उनमें सब में रिजर्वेशन कराने चले थे, हरियाणा वाले कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर पे आपको कोई राइट नहीं है आरक्षण देने का। इस तरह से नीतीश कुमार कहाँ से देंगे। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते। आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आज की राजनीति के ऊपर, आने वाले चुनावों के ऊपर। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं आपके जाने पहचाने हर्ष कुमार जी। आपका स्वागत है हर्ष जी। नमस्कार, धन्यवाद। आजकल एक इंडी अलायंस बना हुआ है। तो ये जो इंडी अलायंस है, ये अलायंस है या कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बालमती ने कुनबा जोड़ा, वो वाला हाल है? दरअसल ये है तो कहानी यही, और अलग अलग शब्दों में सब अपनी बातें कहते हैं। लेकिन अभी ये जो पार्लियामेंट का सेशन है, विंटर सेशन, इसमें अमित शाह इसी के बीच में एक कार्यक्रम में गए थे, एक टीवी चैनल के। तो वहाँ पे यही सवाल उनसे कर लिया किसी ने। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, इंडी अलायंस कहाँ है? आप ये सवाल ही मत उठाओ मेरे सामने। इंडी अलायंस कहाँ है? जितने भी अलायंस हैं वो तो पहले ही हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कौन किसके साथ है सबको पता है। पश्चिम बंगाल में क्या है सबको पता है। 1-2 जगह को छोड़ कर उन्होंने बताया केवल केरल और दिल्ली, पंजाब, इसको छोड़ दीजिए तो सब जगह सेटल्ड है। तो उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस है कहाँ? और हकीकत बात है, इंडी अलायंस कहीं है नहीं। और इसमें इसे कहते हैं ना कि संजय जी, एक मौका जो चूक गए ये लोग। मुझे लगता है कि अभी जो 3 स्टेट के जो चुनाव हुए थे, उसमें अगर इंडी अलायंस ने 2-2 हाथ किए होते, मिलके उसे सीरियसली लड़ा होता, तो कांग्रेस को भी ये पता लग जाता कि वो कहाँ खड़ी हुई है, इंडी अलायंस को भी लग जाता कि कहाँ खड़ी हुई है। हालांकि एडजस्ट करने के लिए था कुछ नहीं, क्योंकि इन सभी स्टेट में कोई ऐसी बड़ी पार्टी थी नहीं जिसके साथ किया जा सके। लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि साहब हमने, ठीक है, मध्य प्रदेश में हमने 2 ही सीट दी समाजवादी पार्टी को, 3 ही सीट दी, लेकिन हमने इंडी अलायंस की इज्जत रखी, इस नाम की, जिसे बताया जाता है कि राहुल गांधी की कहने पर ये इंडिया नाम इसका बनाया था ना, INDIA। तो इसकी थोड़ी सी इज्जत इन्हें रखनी चाहिए थी, वरना है तो कहीं है नहीं, एग्जिस्ट तो करता नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है कहाँ है। और अगर 2024 में कुछ सेटलमेंट करना भी होगा तो दिल्ली और पंजाब के अलावा कहाँ दिक्कत लग रही है। महाराष्ट्र में MVA पहले से ही बना हुआ है, और पश्चिम बंगाल में चाहे ये लड़ा भी लें वहाँ पे कांग्रेस वाले अपने, तब भी वहाँ ममता वर्सेस BJP होना है। तो है तो कुछ नहीं, कहानी तो है नहीं कुछ इसकी। तो फिर ये जो मीटिंग होने वाली है इनकी, लगातार मीटिंगों पे मीटिंग चल रही है, इन मीटिंगों में डिस्कस क्या होता होगा? पता नहीं क्या होता है। पिछली वाली में तो ये डिस्कस हुआ था कि एक वार रूम बनाया जाएगा दिल्ली में, और उसमें जितने भी इसमें दल, इसमें इंडी अलायंस में शामिल हैं, इसमें उन सभी के साथ ये तय हुआ था कि भाई आप अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें दे दीजिए। और वॉर रूम इस तरह का था कि उसमें सोशल मीडिया पे क्या कैंपेन चलेगी, किस तरह से होंगी। और मैं आपको बताऊं कि इनमें से एक दल में जो सोशल मीडिया देखते हैं वो मेरा परिचित भी है, लड़का छोटे भाई की तरह है। उसी से मैंने पूछा था कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि सर सबसे पहले तो मुद्दा ये आया कि भाई ऑफिस बनाओ उसका कहीं। अगर 10-20 लोग बैठाने हैं तो उसके लिए कहीं ऑफिस तो बनाना पड़ेगा। अब तक किसी ने कोई हामी नहीं भरी है कि भाई कोई अपनी जगह दे दे, या किसी सांसद के आवास में ही एक छोटा सा कमरा कोई दे दे।
कोई जगह नहीं मिली, कुछ नहीं मिली किसी को भी। तो कहाँ से बनेगा जब एक छोटा सा काम जो एक मिनिमम काम था कि आप जिसे कर सकते थे वो भी आपने नहीं किया। बाकी सीट बंटवारा और ये सब चीज़ें तो दूर की बात है। तो किसी भी चीज़ पे कोई सामने तो आया नहीं है। वो 14 एंकर जो उससे बड़ा क्या हो सकता है बताइए। वो एक निर्णय तो हुआ था कम से कम। नहीं, निर्णय तो हुआ, लेकिन वो निर्णय लागू कहाँ हुआ। निर्णय ले लेना अलग चीज़ है, उसे लागू करना तो कमलनाथ और अशोक गहलोत इन सब लोगों ने तो उन सब लोगों को इंटरव्यू दिए हैं, इनकी जो सरकारें थी जहाँ पे कांग्रेस वालों की। तो कहाँ बचा वो। तो फैसले इसी तरह के हो रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं कि कोई फैसला ऐसा सॉलिड ले पाए। देखिए आप अक्सर लोग एक बात कहते हैं कि इंडिया अलायंस पे लोग कहते भी हैं कि इन्हें पीएम फेस अपना डिक्लेयर करना चाहिए। और मैं आप आज आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव जो कहता है इस बारे में, कोई फेस डिक्लेयर नहीं होगा। 2024 तक ये ऐसे ही चलने वाला है और चुनाव ऐसे ही लड़े जाएंगे। हो सकता है कि 1-2 स्टेट में कहीं कांग्रेस या दूसरे दल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि इसके अलावा चारा भी कुछ नहीं है। करेंगे क्या, बच ही नहीं रहा है कुछ चारा इनके सामने। तो मुझे लग रहा है कि ये इससे ज़्यादा कुछ और कर भी नहीं पाएंगे। ये पीएम कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर होगा, कोई बड़ा फैसला ऐसा ले नहीं सकते। और सीट शेयरिंग तो आप समझ लीजिए कि जब अधिसूचना जारी हो जाएगी पहले चरण की, उस समय जाके कुछ इसमें होगा, अगर होगा तो। अभी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, पंजाब में तो लगभग निश्चित सा कर दिया है। भगवंत मान एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सूट करता है वैसे तो अरविंद केजरीवाल को। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो है वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भाई मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जो लोकल यूनिट है वो नहीं मान रही है। और फिर दिल्ली में भी यही स्थिति है। वो सब सारे दोनों के दोनों पूरी की पूरी लड़ना चाहते हैं। बीजेपी ने वैसे भी 2019 में वहाँ 50% से अधिक वोट ले लिया था। बिल्कुल। तो कुछ करेंगे भी तो क्या करेंगे उसका भी कुछ पता नहीं है। तो आपको लगता है कि पहले, यानी कि ये जब ये जो 5 प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं उसके पहले कांग्रेस जो थी वो एक बड़े अहंकार में थी कर्नाटक चुनाव के बाद में। हाँ, इंडिया अलायंस का मतलब है कि ये सब हमारे पिछलग्गू बने। और वही उसने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ उसी तरह की एक प्रकार से हम कहें कि वही रुख दिखाया। बिल्कुल। जिस तरह से कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखिलेश, और एक तरह से अपमानित किया, बेइज्जती की बहुत। वो लिस्ट लेके गए थे अपनी, राम गोपाल यादव वगैरह लिस्ट लेके गए थे। और उनका ये था कि भाई हम इतनी सीटों पे हमें इन लोगों को एडजस्ट करना है। वो इन्हें अंदर बुलाया तक नहीं है मीटिंग में। ये मीटिंग करने के लिए गए थे लिटरली, और कमलनाथ ने लिस्ट जारी करवा दी। ऐसे हुआ था इसमें तो ये इसी तरह की कहानी है इनकी सबकी। वही तो है। तो कांग्रेस का मतलब ये है कि भाई जो देखिए, हाँ, वो कांग्रेस वाली बात से मुझे याद आया, आपने जो अभी बात कही थी कांग्रेस वाली, कि ये सोच रहे थे कि हम लीडर रहेंगे, बाकी सारे हमारे पिछलग्गू बने रहेंगे, वो वाली जो बात थी। अब आप याद कीजिए 3 दिसंबर जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी दौरान ये खबर आई थी कि खड़गे जी ने 6 तारीख को मीटिंग बुला ली है इंडिया अलायंस की। हाँ, याद है आपको? हाँ। है ना। इन्होंने हथियार भी कितने जल्दी डाले। अगर वो आप ये बताइए, अगर उनमें से 1 या 2 स्टेट और ये जीत रहे होते तो फिर क्या स्थिति होती, या ये छत्तीसगढ़ में दोबारा आ रहे होते या मध्य प्रदेश में आ रहे होते, तो क्या खड़गे जी ऐसा करते कि साहब आइए और 6 तारीख को मीटिंग कर लीजिए? फिर तो सब जगह ये बार्गेनिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करते, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते कि हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा। देखिए 3 स्टेट में हमारी सरकार आ गई है। और उस समय कर्नाटक के बाद तो कुछ समय तक आपको मैंने पहले जब हमारी चर्चा होती थी इस बारे में, मैंने आपको बताया भी था कि केजरीवाल समय मांगते रहे थे। कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी लंदन चले गए थे, यूरोप के दौरे पर चले गए थे। केजरीवाल से आज तक मिला नहीं है राहुल गांधी कि समय दे दें और बैठ के आमने सामने की बात कर लें। आज तक फेस टू फेस नहीं हुए। और राहुल गांधी केजरीवाल को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं करते। राहुल गांधी और सोनिया गांधी शीला दीक्षित को बहुत मानते थे, और शीला दीक्षित के बारे में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 10 दिन में अंदर बंद करा दूंगा, तो उसके बड़ा प्रभाव था उन चीज़ों पे। लेकिन बाद में गलतियां भी तो इन्हीं से हुई कि साहब आपने समर्थन दे के, शीला दीक्षित तो मना करती रही कि सरकार मत बनवाओ, लेकिन ये मानते कहाँ हैं। वो बनवाई उनकी सरकार केजरीवाल की पहली, और उसके बाद देखिए कैसे धुआंधार बैटिंग की केजरीवाल ने, हाथ ही नहीं आए इनके।
वो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती थी वो, सही बात है। और उसके बाद में जब इन्होंने विड्रॉ भी किया अपना समर्थन, तब तक बहुत देर हो गई थी। बहुत देर हो चुकी थी। उस समय तो इनके बाजी निकल चुकी थी हाथ से। इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बजाय कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया था जाके। बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी। लेकिन पंजाब वाली बात जो भगवंत मान की आपने कही, भगवंत मान निश्चित रूप से उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भी बोल दिया है कि आप इस पर दबाव बना कर रखें। देखिए, अपने मुंह से तो कोई कहता नहीं है, नीचे के लोगों से कहलवाया जाता है। अपने अध्यक्ष से कहलवा दो, जिला अध्यक्ष से कहलवा दो, कोई विधायक से बयान दिलवा दो, तो आप फिर कह सकते हैं कि भाई यार, अगर हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हमारी पार्टी में बगावत हो जाएगी। तो ऐसे माहौल उन्होंने बनवाना शुरू कर दिया। अब तो समय कितना है, 2-2.5 महीना बचा है, तो इतने समय में तो वो माहौल बढ़िया बना लेंगे अपना। और भगवंत मान को नज़र आ रहा है कि उनकी पार्टी में भी पोजीशन मजबूत होगी इससे। देखिए, अरविंद केजरीवाल पे जिस तरीके से ईडी एक के बाद एक समन भेज रही है, और अरविंद केजरीवाल के जैसे कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप समझिए कि जब अरविंद केजरीवाल अगर अंदर होंगे तो पार्टी में बचेगा क्या। सबसे बड़े नेता के रूप में भगवंत मान ही नज़र आते हैं, और तो कोई नज़र नहीं आता। ये राघव चड्ढा वगैरह की कौन सुनने वाला है। संजय सिंह अंदर है, किंतु किसी की कोई सुनेगा नहीं। वो चीफ मिनिस्टर है, और एक ठीक ठाक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। तो भगवंत मान अब अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे उन्हें 2 फायदे होंगे। एक तो पार्टी में उनका कद बढ़ेगा, और अगर उनकी कुछ लोकसभा सीटें आ जाती हैं तो उनकी राष्ट्रीय राजनीति में दखल भी वहाँ से बनेगी। बिल्कुल। तो ये जो अभी जो 4 चुनाव हुए, तो उनके परिणाम से कांग्रेस के कसबल ढीले हुए। कसबल ढीले, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो ये जो अभी इन्होंने ये ड्राइव शुरू की है डोनेशन मांगने वाली इससे बड़ा कसबल और क्या ढीला होगा। इसके पीछे तो कहानी दूसरी बताई जाती है। इसके पीछे तो कहानी ये बताई जाती है कि एक जो मुख्यमंत्री थे, जो इनके काबू नहीं आ रहे थे, उनको इन्होंने पहले ऐसे समय पर, जब इनका विश्वास उनके ऊपर हुआ करता था, ऐसे समय पर उनको कांग्रेस की ट्रेजरी संभला दी थी। और इनकी आशा ये थी कि इनको हम अध्यक्ष बना देंगे बाद में यहाँ पर, तो ये इनके पास रहेगा। लेकिन वो ट्रेजरी लेके बैठ गए, और अब मुख्यमंत्री पद भी उनका चला गया। तो कह रहे हैं ये ट्रेजरी तो हम ही रखेंगे, आपको जो भी चाहिए वो मुझसे मांग लो, मैं देता रहूँगा, मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रहेगी तो मेरे पास ही। नहीं, देखिए, आप अगर ये बात कह रहे हैं तो इसमें मैं विश्वास करूँगा। आप अगर ये कहेंगे तो मैं इसमें बहुत विश्वास करूँ। मैं विश्वास जो है वो जिसको कहते हैं ना, भई गति सांप छछूंदर केरी, तो वो जो है वो सांप छछूंदर वाली गति हो गई इनकी। ना उगलते बन रहा, ना निगलते बन रहा। हमारे उन पूर्व मुख्यमंत्री साहब को, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं आपने तो बिल्कुल खोल दिया, नाम भी बताने की जरूरत नहीं रही उनके। वो जो है वो पूरी तरह से बैटिंग कर रहे हैं अपनी बढ़िया से, और जो मर्जी होगी वो पद लेंगे ये संगठन में। आप देख लीजिएगा, जो मर्जी होगी वो संगठन में लेंगे, और हो सकता है उनके दबाव में ये सचिन पायलट को वापस अध्यक्ष भी ना बना पाए। तो कहने का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे भी उनकी ही चलती रहे, और आगे भी उनकी ही चलती रहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल रहेगा राजस्थान में। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपने कहा। लेकिन इसमें मुझे समझ में ये नहीं आया कि एक ही आदमी को खजाना सौंप दिया, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन करने वाले तो एक और चीफ मिनिस्टर भी थे, और उन्हें तो सब कहते थे कि वो एटीएम है कांग्रेस का। वो पता नहीं कहाँ जमा कर रहे थे सारा चंदा। वो कहते हैं कि साहब वो धीरज चौक वाला उन्हीं का है शायद। वो नजदीक भी है मामला उधर से। तो वैसे इसीलिए अब उनको जो है वो डोनेट फॉर देश बनाने की आवश्यकता पड़ गई। और डोनेट फॉर देश में मतलब जिसको गाफिल बोलते हैं उर्दू में, तो वो इतने गाफिल थे कि भाई डोनेट फॉर देश कैंपेन शुरू कर दी और डोमेन नहीं ब्लॉक कराए। वो तो खैर कांग्रेस में अक्सर ऐसी मजाकिया चीज़ें तो होती रहती हैं, तो खैर कोई बात नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा तो हल्की बात ये होती है कि आपका अध्यक्ष ये कह रहा है कि 1 महीने की सैलरी गई मेरी। तो खड़गे जी से पहला ट्रांजैक्शन इसमें कराया गया इस अकाउंट में, और अरविंदर सिंह लवली जो इनके दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो थे प्रोग्राम में, और अजय माकन जो इनके ट्रेजरार हैं वो उसमें मौजूद थे। और उसमें ये कहा गया कि हम हमारे जो अध्यक्ष जी हैं
उनके अकाउंट से 1.38 लाख रुपीस इसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके साथ इस अभियान की हम शुरुआत करेंगे। तो अरविंदर सिंह लवली ने मोबाइल लिया और पता नहीं क्या किया कि ये साहब देखिए अब अध्यक्ष जी के अकाउंट में से पैसे चले गए। तो खड़गे जी ने उस पर कहा 1 महीने की सैलरी गई। ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ ये वीडियो कि 1 महीने की सैलरी गई। अब राहुल गांधी कहता कुछ जा नहीं सकता, देखिए हाँ। उसके तो ना तो सैलरी है ना कुछ है, उसके पास तो खजाना है। बिल्कुल सही बात है, खजाना है। और उनके पास तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी से आप पूछें किसी दिन तो वो खजाने की उनकी फिगर क्या है सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के, वो भी बता देंगे। उनके पास उसकी फिगर भी है कि इतना पैसा है इनके पास। लेकिन ये जो एक थोड़ा सा मज़ेदार आउट ऑफ वे जाके थोड़ी सी बात बताता हूँ कि ये जो डोनेशन वाली चंदा इकट्ठा करने वाली इन्होंने शुरू की है, तो उसमें एक सोशल मीडिया पर बड़ी एक क्लिप वायरल हो रही है कि इंडिया अलायंस की एक बैठक हुई। उस इंडिया अलायंस की बैठक में ये तय किया जा रहा है, एक इनकलाब फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की 80s में, आपने देखी होगी, उसमें वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं आखिर में। तो उसमें ये था कि ये इनको शिक्षा विभाग देना है, आपको इनको आबकारी विभाग देना है, इनको PWD देना है, ये सड़कों वाला, इस तरह से उसमें बंटवारा हो रहा था कि इस तरह की बंटवारा इंडिया अलायंस का होगा। लेकिन उस फिल्म में एक और चीज़ भी दिखाई गई थी। उसमें जब अमिताभ बच्चन को राजनीति में लाने के लिए उनके ससुर साहब कहते हैं कि अब ये इन्हें हम राजनीति में लाएंगे अपनी पार्टी में, तो वो कहते हैं कि ये बहुत पॉपुलर पुलिस अधिकारी हैं और इन्हें हम जनता के बीच लेके जाएंगे और वो झोली फैला के चंदा मांगेंगे लोगों से। हाँ, तो उसमें वो अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि ये तो मुझे 5, 7, 10, 20 हज़ार रुपये चंदा देगा, कोई 1 रुपया कोई 2 रुपया। तो उन्होंने कहा कि फिर यहाँ है ना हमारे पास पेटी ये धीरज साहू वाली, इसमें मिला देंगे उसे सारे के सारे को ले जाके और वो सब उसमें जो है पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा। हम कह देंगे साहब इतना चंदा हमें जनता से मिला है, क्योंकि उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो कुछ करना ही नहीं है, घूम रहे हैं आप, कितना भी इकट्ठा कर लें। तो कुछ इस तरह की ड्राइव भी हो जाए उसमें। तो देखिए वो कहते हैं ना कि गंगा जल की एक बूंद भी आप पूरे भरे बर्तन में डाल दो तो वो गंगा जल की तरह हो जाता है, उसको गंगा जल मान लिया जाता है। तो इसी तरह से अगर 10-20 रुपए भी चंदा हो और उसको करोड़ों में मिला दो आप, तो वो भी चंदा ही मान लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वो धीरज साहू वाली आपने बात कही, देखिए कितने बड़े अर्थशास्त्री हैं रघुराम राजन, उन्होंने कितना लॉजिकल उसका जवाब दिया है। कहने का जब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सारे के सारे लोग सरकार को ही देना चाहते हैं तो इन्हें कौन देगा, इन्हें तो यही करना पड़ेगा। उन्होंने इस तरह से जस्टिफाई किया है एक इंटरव्यू में। उन्होंने हाँ। क्या क्या बातें कही हैं, ऐसी बातें कही हैं जिसके सर पीट ले आदमी कि भाई ये व्यक्ति अपने आप को अर्थशास्त्री कहता है, एक बार तुक्के से उसकी कोई भविष्यवाणी सही हो गई, उससे उसने अपने आप को वैश्विक अर्थशास्त्री कहलवा लिया और उसके बाद से सारी गलत हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है भाई वो ठप्पा हट नहीं रहा है, वो हट नहीं रहा है। और जो व्यक्ति राहुल गांधी को अपने से बड़ा अर्थशास्त्री माने, अब उसके ज्ञान को तो हम क्या कह सकते हैं। हाँ, और जिसे राहुल गांधी इंटरव्यू कर लें उसकी तो फिर महिमा अपरंपार है। बिल्कुल ऐसे ही लोगों को इंटरव्यू करते हैं, कौशिक बसु को करेंगे, इनको करेंगे और उसके बाद वो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं। हालांकि उनकी विद्वत्ता जो थी वो पूरी की पूरी खुल चुकी है सभी के सामने, आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी वाला 2014 का जो साक्षात्कार था, उसके झटके से राहुल गांधी कभी उबर नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं उबर पाएंगे। उसमें दिल्ली दंगों वगैरह को लेकर बहुत और सही मायने में उस समय तो शायद उन्हें लगा होगा कि मैं जेन्युइन बात कह रहा हूँ, लेकिन वो कांग्रेस के लिए बड़े घातक थी सब बातें जो उन्होंने उसमें कही थी। कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ उसका, पार्टी के संगठन के जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई थी जिस तरीके से वो बोले थे अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में। वैसे है आप देखिए, उसको मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसका उत्तर क्या दिया था इन्होंने। उसका उत्तर इन्होंने ये दिया था कि तब मैं राजनीति में नहीं था। हाँ, मैं भी शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पर ज्ञान देते हैं। जब वो राजनीति में नहीं थे, वो देश के इतिहास की बात करते हैं, तो उस समय तो ये पैदा भी नहीं हुए थे। वो गांधी और नेहरू की बात करते हैं, उस समय तो ये पैदा भी नहीं हुए थे। चाइना वाइना पता नहीं कहाँ के कहाँ के कौन सा ज्ञान देते हैं। तो यदि यही लॉजिक रखना था कि मैं राजनीति में नहीं था, तो भाई तुम तो उस समय पैदा ही नहीं हुए थे, तो तुम उस समय की बात कैसे कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। ये इसी देखिए ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिस बंदे ने रघुराम राजन की बात हो रही थी हमारी, कि जिस बंदे ने राहुल गांधी को इंटरव्यू दिया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कॉमन सेंस है, किस तरह की वो है। अब पता नहीं
ये भी तो अब मुझे आरबीआई गवर्नर वगैरह ये भी सब पोस्ट ऐसी पॉलिटिकली नज़र आने लगी हैं जैसे बाकी की पोस्ट होती है कि टोटली पॉलिटिकल है। तो उसी तरह से पहले चलता रहा होगा और उसी परिपाटी पे रघुराम राजन भी चल रहे थे। लेकिन रघुराम राजन की मुझे एक चीज़ नज़र आती है संजय जी कि इनके मन में भी सुब्रमण्यम स्वामी वाली जो इच्छा है कि वित्त मंत्री बन जाऊँ मैं किसी तरह यहाँ का, वो मुझे लगता है कि वो कुछ रही होगी। और जब ये मोदी जी पीएम बने थे फर्स्ट टाइम, उस समय तो रघुराम राजन ही थे। राजदीप सरदेसाई ने इकोनॉमिक्स टाइम्स में शायद एक आर्टिकल लिखा था इन्हें लेके, और उसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी को और कुछ भी हो, रघुराम राजन जैसे आदमी की सेवाएं जो है जरूर लेनी चाहिए। ये सलाहकार बन गए थे उस समय। लेकिन मोदी जी तो अपने मन की करते हैं, वो तो सुनते ही नहीं है। जिन नामों को चीफ मिनिस्टर नाम के लिए चलाया जा रहा था उनमें से एक भी नाम नहीं उन्होंने सेलेक्ट किया। जी हाँ, ये भी आपने अच्छी बात कही कि जो इंडी अलायंस ने एक जातिगत जनगणना का एक तमाशा शुरू किया था, वो तो पूरी तरह से फेल हो गया। वो किया भी इन्होंने उत्तर भारत की दृष्टि से ही था, बिहार से आरंभ किया था, उसका इनको लेश मात्र भी लाभ नहीं मिला इन 3 चुनावों में। तो अब मुद्दा ये बनाएंगे तो क्या बनाएंगे 2024 के चुनाव के लिए। और जो 3 चीफ मिनिस्टर बनाए उससे उन्होंने उसकी ऐसी काट कर दी कि पूरा का पूरा एक सर्वसमावेशी एक संदेश दे दिया। 3 चीफ मिनिस्टर के साथ साथ दीक्षित जी सबसे मेन चीज़ देखिए आप कि तीनों स्टेट में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ये बीजेपी ने पहले कभी नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो इनका कास्ट सेंसस वाला मामला है उसे कंडम करने की कितनी बढ़िया वो प्लानिंग बनाई गई है कि आगे अब ये कोई जिक्र ना करे उसका। और मैं तो एक चीज़ और भी था, कुछ पत्रकार साथी अभी बैठे हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे इसी के बारे में, कास्ट सेंसस के बारे में, और ख़ासतौर से हमारे मीडिया जगत में बिहार के बहुत सारे लोग हैं। तो उनसे हम चर्चा कर रहे थे भाई इस बारे में क्या है आपकी ओपिनियन। तो उन सब का ये कहना था कि बिहार में इन्होंने जो जातीय जनगणना कराई है उससे ये अब ऐसा मैसेज चला गया है कि ये केवल बिहार का मसला है, लोकल मसला है वहाँ का, दूसरे स्टेट से कोई मतलब नहीं है। और वहाँ भी संदेश ये उल्टा गया है कि भाई ये देखो 14% यादव हैं, रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं कुछ। और बाकी किसी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 2% वाले सीएम बने हुए हैं, 2% वाले सीएम बने हुए हैं, 14% वाले जो हैं वो सब कब्जा करके बैठे हुए हैं, सब कब्जा करके बैठे हुए हैं, और बाकी 86% को कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अधिसंख्य लोगों में ये संदेश चला गया। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो जातीय जनगणना के हिसाब से जो सारी इन्होंने चौसर और बिसात जो बिछाई थी, वो जिन क्षेत्रों के लिए बिछाई थी वहाँ तो इसका, जैसे मैंने कहा कि लेश मात्र भी कोई इसका प्रभाव पड़ा नहीं। बिल्कुल पूरी तरह से इसको निकाल दिया गया। और दूसरी ओर मोदी जी ने दूसरा एक और ले लिया कि भाई 4 जातियाँ, जो उनका जो 4 जातियों का जो प्लान है उसमें सब कवर हो गई, गरीब, महिला, युवा, किसान, और ये तो हर जात बिरादरी में सब जगह है। तो उन्होंने तो सब जगह है। पूरा का पूरा जो वर्टिकल रिजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं कानूनी भाषा में, उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में तब्दील कर दिया। बिल्कुल सेम हुआ है, यही हुआ है। और बता रहा हूँ ना मैं, रही सही कसर जो है ये डिप्टी सीएम वाला जो है जो बनाया गया है, इसमें बिल्कुल एकदम बैलेंस कर दिया गया। और देखिए ये किया कहाँ गया, मेरा मानना है कि अगर इन स्टेट्स की अगर मैं बात करूं जहां पे ये चुनाव हुए हैं, जहां पे खासतौर से बीजेपी की सरकारें बनी हैं, उसमें अगर राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्टेट में ये जात बिरादरी वाला इतना मैटर नहीं करता। वहाँ पे थोड़ा ट्राइब्स का मामला था छत्तीसगढ़ का, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और मध्य प्रदेश में भी उस तरह से नहीं है कि जैसे राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में जाट, गुजर, राजपूत इस तरह का जो अलग से वर्गीकरण हो जाता है कि उन्हें बैलेंस करना है। तो इन स्टेट में तो उतना उसका असर था भी नहीं, लेकिन उन स्टेट में भी मोदी जी ने उसको बैलेंस करने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि इनमें सबसे बड़ा जो दांव है वो मध्य प्रदेश में चला है मोदी जी ने। वो जो यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया है वो तो कमाल ही कर दिया है। और देखते हैं उसका, लेकिन उसका मैक्सिमम इस्तेमाल बीजेपी को उठाना पड़ेगा, तो खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा उनका इस्तेमाल। मुझे तो ये लग रहा है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बनाई है कि भाई उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं लेने देनी अखिलेश को।
उत्तर प्रदेश में तो आपसे और हमारी जब अनौपचारिक तरह की बात होती है, आपने कई बार मेरे से पूछा भी है कि 80 में से कितनी सीटें बीजेपी की आ रही हैं, तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि 70 प्लस आ रही हैं। और आपको मैं बताऊं कि 2017 के चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, मेरे एक मित्र हैं बिहार के पत्रकार, उनके फादर कभी आरएसएस में रहे हैं, तो वो मुझसे अक्सर पूछते थे कि भाई आप तो उत्तर प्रदेश के हो, तो कितनी सीटें बीजेपी की आ रही हैं, जब अखिलेश सीएम हुआ करते थे। तो मैंने उनसे एक दिन यही कहा कि भाई 250 प्लस आएंगी 2017 में। और वो आज भी मेरी इस बात को मानते हैं कि यार आपने 250 प्लस कही थी, वहाँ 300 पार हो गई। तो समीकरण बदलते हुए देर नहीं लगती, और पता नहीं क्यों कुछ लोगों को नज़र नहीं आती ये चीज़ होती हुई, खासतौर से हमारा जो मीडिया जगत है, उन्हें ये सब चीज़ें बदलाव नज़र नहीं आते। वो अब इस दूसरे नैरेटिव पे चल पड़े हैं कि अरे यार शिवराज सिंह चौहान के साथ तो बड़ा बुरा हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही आदमी को सीएम बनवाया है। हाँ, और शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली भी हो आए हैं। हमारी वसुंधरा जी तमीज से रहती तो हो सकता है वो भी अपने किसी फेवरेट को बनवा ले जाती। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने तो पूरी तरह से एक टकराव का रास्ता अपनाया। तो वसुंधरा जी के बारे में कहा जाता है कि भजन लाल जी भी वसुंधरा के प्रिय पात्र थे। भजन लाल जी संगठन के प्रिय पात्र है, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं लोग कि भजन लाल जी जब संगठन में पहली बार महामंत्री बने तो उस समय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। और फिर संगठन महामंत्री वगैरह से बातचीत में जब वो उपाध्यक्ष बने तब अरुण चतुर्वेदी अध्यक्ष हुआ करते थे। जब पहली बार संगठन में आए, प्रादेशिक संगठन में, तब अरुण चतुर्वेदी अध्यक्ष हुआ करते थे। वो भरतपुर से ही हैं। तो हमारी वसुंधरा जी तो उस समय सत्ता से बाहर थी। बाद में जब महामंत्री बने हैं तब ये मुख्यमंत्री थी। इनके हटने के बाद भी 2 अध्यक्ष हो गए, दोनों के साथ वो महामंत्री बने रहे। 4 बार रहे मेरे ख्याल में, 4 बार हो चुके महामंत्री। तो 1 बार उपाध्यक्ष, 3 बार महामंत्री। 3 बार महामंत्री। तो अगला तो संगठन का व्यक्ति हुआ या किसी मुख्यमंत्री का व्यक्ति हुआ। हाँ, सही बात है। और फिर संगठन वाले व्यक्ति का अगर थोड़ा बहुत तालमेल मुख्यमंत्री से बनता भी है, वो बनाना भी पड़ता है, मजबूरी भी है उस समय कि आपको पार्टी को साथ लेकर चलना है। जिस पार्टी के दम पे आप जीत के आए हो, सत्ता मिली है, आपको उसके साथ चलना भी पड़ता है। आपके राजस्थान में तो स्थिति उल्टी है, वसुंधरा संगठन से अपने आप को अलग लेके चलती है यहाँ पे। तो खैर देखते हैं अब क्या होता है। राजस्थान के बाद और कई स्टेट्स पे अभी बीजेपी को ग्राउंड वर्क करना है। तो अब थोड़ा 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जब ये तीनों राज्यों के, विशेषकर जो हिंदी राज्यों में हारी थी, तेलंगाना में जीती थी, उस समय योगेंद्र यादव जी जो थे वो अपना विश्लेषण लेके आए थे। और उस विश्लेषण की जो उन्होंने जो मुख्य बातें बताई थी, उनमें से एक ये बताई थी कि देखिए कांग्रेस को इन सारे राज्यों में, 5 राज्यों में 10 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि 2 और 2 22 होते हैं। वो 2 और 2 22 वाला ही जो है ना गिनती, वो सिखा रहे हैं लोगों को वो, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा था भी नहीं उनके पास। और दूसरा, योगेंद्र यादव के बारे में मैं बताऊं कि योगेंद्र यादव की एक जो अंदर से एक थोड़ी सी कुंठा है, ऐसे कई कुंठित लोग घूम रहे हैं। उन्हें चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने की उन्हें जो है पता नहीं, शायद भारत जोड़ो यात्रा में किसी ने एश्योरेंस दे दिया, या राहुल गांधी ने ही शायद उन्हें कह दिया हो कि भाई योगेंद्र यादव वो चुनाव लड़वा देंगे। तो वो उसी अपने टिकट को पक्का करने के लिए वो सब आंकड़े लेके आए हैं, और उन आंकड़ों को उन्होंने बाकायदा सर्कुलेट कराया। मैंने शायद आपको उस ट्वीट के बारे में बताया भी था। राजदीप सरदेसाई से उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कराया, और ये सारे आंकड़े जो है योगेंद्र यादव के बताए हुए थे कि ऐसे ऐसे समीकरण, वही जो शिव अरूर ने जिस पे वीडियो बना दिया था बाद में कि 2003 वाला ये हुआ था, वो सारे समीकरण जो इस तरह के समीकरण थे वो उन्होंने राजदीप को बताए। राजदीप ने अपना ट्वीट कर दिया, और शिव अरूर ने उसी के राजदीप के अगेंस्ट जाते हुए अपने इंट्रो में सब चीज़ों का उनका जिक्र कर दिया। तो योगेंद्र यादव तो ये कहते हैं कि मैं खुद, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं, गलत कहते हैं लोग कि मैं सैफोलॉजिस्ट हूँ, मैं राजनीतिक हूँ, संघर्ष करने वाला नेता हूँ। तो वो तो खुद अपने मुंह से जब ये बात कह रहे हैं, तो
आंकड़े तो निकाल के लाएंगे ही, वो किसी तरह तो राहुल जी को खुश करेंगे, लेकिन उन्हें गलतफहमी है। जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वहाँ से उन्हें कांग्रेस टिकट किसी भी हालत में नहीं देगी। और आम आदमी पार्टी के टिकट पर वो शायद गुड़गांव से लड़े थे, गुड़गांव से। हाँ, तो हुड्डा वहाँ टिकट लेने नहीं देगा उन्हें। हरियाणा में किसी भी सीट पे कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, हुड्डा नहीं लड़ने देगा उन्हें वहाँ पे। वो हुड्डा तो कहेगा 10 की 10 सीटें मेरी मर्जी से लड़ी जाएंगी, क्योंकि जो आपके गहलोत साहब के पास जो कुछ रगें हैं कांग्रेस की और गांधी परिवार की, कुछ ऐसी जो दुखती रग हैं वो हुड्डा के पास भी है। तो कांग्रेस ने तो सब जगह अपनी अपनी वो नशे जो है, कांग्रेस का तो आउटसोर्सिंग सिस्टम है, आउटसोर्सिंग सिस्टम है। तो उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है हरियाणा हुड्डा को, हाँ, अशोक गहलोत को राजस्थान, कमलनाथ को कर रखा था मध्य प्रदेश। अब किसको करेंगे पता नहीं, कमलनाथ भी आसानी से कोई छोड़ने वाले तो है नहीं। हाँ, दिग्विजय सिंह को कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो आंकड़े किस तरह से बताते हैं आप ये देखिए कि जो जैसे आपने बताया कि 2003 में तीनों स्टेट जीती थी और बाद में कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस जो थी वो मेजॉरिटी सीट से लोकसभा में इन स्टेट्स में नहीं जीती थी, याद करें आप। 2018 की बात करते हैं या जैसे 2018 में जो हुआ था तो उसकी बात क्यों नहीं करते। 2018 में इन तीनों स्टेट्स में कांग्रेस जीती थी और उसके बाद लोकसभा में पूरी तरह से हारी थी। क्यों हारी थी, उदाहरण देता हूँ राजस्थान का। राजस्थान में 39.3% ये वोट था भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में। लोकसभा में वो 58% हो गया, 19% का राइज। इसकी बात नहीं की योगेंद्र यादव ने एक बार भी। उल्टा ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार का वोट प्रतिशत राजस्थान में आया है उसके अनुसार कांग्रेस को 11 सीटें मिलनी चाहिए। और जब वो 11 सीटें नहीं मिलेंगे तो कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। नहीं, 19 वाले के लिए तो ये पुलवामा के कुतर्क देते हैं कि वो जो 19% का आपने बताया है इतना, जो तो इस बार राम मंदिर का दे देंगे। हाँ, वो तो राम मंदिर का तो देना शुरू कर दिया है इन्होंने। वो जो असत्य हिंदी वाले हैं उनकी डिबेट्स में आप देखिएगा, वो कह रहे हैं कि और देखिए राम मंदिर जो आने वाला है उसके बाद तो क्या हो जाएगा। तो इन्होंने तो अपने हार के जो एक्सक्यूजेज हैं वो पहले से ही तैयार कर लिए हैं। उन्होंने तो पहले फाइनल कर लिया कि इस बार हम हारेंगे 2024, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसके लिए ये राम जी को दोषी ठहरा देंगे। राम तो ये तो पिछली बार इन 3 प्रदेशों में 65 सीटें हैं, उसमें से 62 जीती थी। मुझे तो लगता है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है इस बार। बिल्कुल नहीं, इस बार तो कमलनाथ के सामने चैलेंज है, नकुलनाथ की सीट बचा लें। मुझे तो लग रहा है नकुलनाथ खतरे में होंगे इस बार। हालांकि वहाँ पे छिंदवाड़ा में बताया जाता है कि विधानसभाओं में कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली हैं, 4-5 शायद सीटें सारी जीती हैं। जिले की सारी सीटें जो है, जिले की सारी सीटें कांग्रेस को मिली। हाँ। तो लेकिन वो फिर लोकसभा में चीजें बदल जाती हैं। लोकसभा में बदलती हैं, वहाँ पर अमूमन 10 से 15% वोट एक्स्ट्रा है। लगभग 15% वोट मोदी के लिए एक्स्ट्रा पड़ता है बीजेपी से। बिल्कुल पड़ता ही है। और बाकी स्टेट्स में भी सभी जगह ये होता है। लोगों का जो सेफोलॉजिस्ट इसमें आंकड़ा निकालते हैं उनका तो ये मानना है कि मिनिमम 9 से 10% जो है वो मोदी जी से। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 40% वोट आया है और लोकसभा में 50% आया। हाँ, 52-53 तक पहुंच जाता है। सही बात है। तो 50% पार कर गई थी भारतीय जनता पार्टी अकेले। और देखिए पिछली बार की बड़ी स्थिति भी बड़ी विकट थी। उत्तर प्रदेश का आपने जब जिक्र किया है, समाजवादी पार्टी और बसपा साथ आ गए थे और सबको लग रहा था बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बना है, ये तो एकदम साफ कर देगा। हम सब लोग भी, मेरे ध्यान है, मैंने अपना चैनल उसी समय शुरू किया था। कुछ अपने जो शुरुआती वीडियो थे उसमें मैंने ये सब चीज़ें कही थी। मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन तो बड़ा खतरनाक बना है और अगर ऐसा होता है तो इतिहास रचा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मतदाता होशियार है, जब उन्हें लगता है कि देखिए ये पटरी बैठती नहीं है, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन केवल वहीं बनता है जहाँ पर कैंडिडेट मुस्लिम होता है। इसलिए तो देखिए ना, ये मायावती ने उत्तर प्रदेश में जो पूरी बेल्ट शुरू होती है, जो मुस्लिम बेल्ट, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, धामपुर
और आगे मुरादाबाद, संभल, ये पूरी की पूरी सारी जो मुस्लिम बेल्ट है वो मायावती जीत गई। और अभी जो ताज़ा सर्वे आ रहे हैं, अभी शायद टाइम्स नाउ वालों का एक सर्वे आया था जिन्होंने वो मूड ऑफ द नेशन टाइप का जो आता है, उसमें ये बताया कि इस पिछली बार जिस बसपा ने उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीती, इस बार एक ही सीट दे रहे हैं, उसे 0 से 1 दे रहे हैं। इतनी खराब स्थिति बता रहे हैं। और अखिलेश यादव की वही 5 परिवार वाली, अब मुलायम सिंह भी नहीं रहे, मुझे तो उसका भी यकीन नहीं है कि 5 परिवार वाली भी मिलेंगी या नहीं। मुलायम सिंह के आशीर्वाद से तब कुछ 1-2 सीटों पे काम हो जाता था, मुझे लगता नहीं कि वो काम होगा। उत्तर प्रदेश में 73, 74, 75 प्लस सीटें देख रहे हैं और मुझे इसमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि 78-79 तक पहुंच जाएं। योगी बाबा तो 80 पे टारगेट। हाँ, वो तो उन्हें लग रहा है ना, उन्हें माहौल नजर आ रहा है ना। और जिस तरीके से देखिए कांग्रेस वहाँ से मैदान छोड़ के भाग गई है, क्या कांग्रेस ने मैदान एक तरह से छोड़ ही दिया है। अभी चुनाव में कितना समय है, 2-2.5 महीने हैं। अब तक अमेठी का आदमी नहीं जानता कि यहाँ राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इतना बड़ा लीडर है और आपकी परिवार से जुड़ी हुई, प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है आपकी, उस सीट के बारे में तो कम से कम लोगों को कन्फर्म कीजिए। दूसरा, रायबरेली को लेके अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि सोनिया इस बार चुनाव लड़ेंगी या नहीं। लगातार चर्चाएं हैं कि कर्नाटक से उन्हें राज्यसभा में भेज सकते हैं। DK शिव कुमार वगैरह से बात हुई है, क्योंकि 3 सीटें अभी अप्रैल में खाली होंगी कर्नाटक की राज्यसभा सीटें। तो चर्चा ये है कि शायद उन्हें वहाँ भेज दिया जाए, सोनिया गांधी को, क्योंकि सांसद तो रखना है, पार्लियामेंट में रखना है, 10 जनपद जो बंगला है वो भी बचा के रखना है। तो सीनियर हैं तो जिस बंगले में रहेंगी उसे कंटिन्यू करती रहेंगी, उन्हें कोई खाली भी नहीं कराएगा। अभी ये चर्चाएं चल रही हैं। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरेंडर कर दिया है, बिल्कुल मैदान छोड़ दिया है एक तरीके से, उसमें अखिलेश यादव को कुछ करने की आवश्यकता है भी नहीं है। अभी देखिए बड़ा एक दिलचस्प समीकरण बन रहा था कि अभी दानिश अली को जो मायावती ने सस्पेंड किया, पार्टी से निकाला, अमरोहा वाले सांसद, और रमेश बिधूड़ू ने जिसे खूब लताड़ा था पार्लियामेंट में, तो दानिश अली वाले मामले में अब इस स्थिति ये बन रही है कि पता नहीं दानिश अली न 3 में न 13 में बसपा से टिकट मिलेगा नहीं, और अमरोहा में अगर इंडिया अलायंस बनेगा तो अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट वो देगा नहीं। तो कांग्रेस में जाए तो क्या करे, सीट लड़े तो कहाँ से लड़े। उधर वहाँ एक वो सहारनपुर वाला इमरान मसूद है, उसकी भी स्थिति मायावती ने ऐसी कर दी है। मायावती ने उसको भी पार्टी से बाहर कर दिया। अब वो राहुल गांधी के पास घूमता रहता है कि भाई मुझे कांग्रेस से टिकट मिल जाए, कांग्रेस से टिकट मिल जाए, लेकिन वहाँ तो सिटिंग सांसद मायावती के हैं। तो अखिलेश यादव चाहेंगे कि मैं उनको फेस करूं, वो कांग्रेस को क्यों देना चाहेंगे वो वाली सीट। वो तो कांग्रेस के लिए मन बना के बैठे हैं कि अगर कांग्रेस मांगेगी रायबरेली या अमेठी, इसके अलावा कोई देंगे ही नहीं वो। तो 80 सीट तो आई जा रही हैं यूपी में। कहाँ योगी बाबा सही तो सोच फिर रहे तो कांग्रेस से कैसे बनेगा उनका संबंध? कांग्रेस तो कह रही है हम 50-50 पे लड़ेंगे। जी नहीं, हम यूपी में तो 50-50 कोई संभव ही नहीं है। 2.5% वोट था उनका। ये तो आप भी जानते हैं। तो 2.5% वोट लेके आए थे वो। 50-50% ऐसा तो हो सकता है कि किसी सीट पे ऐसा कैंडिडेट उतार दें कि आधी ताकत आप लगा, एक बार तो विधानसभा में 33-34% वोट ले आए थे हमारे अखिलेश बाबू, 30% से ऊपर वोट ले आए थे। हाँ, वो अलग बात है कि बीजेपी 40 पे चली गई। नहीं, उत्तर प्रदेश में संजय जी देखिए, अभी ये जो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो सीटें बढ़ गई थी, इसमें आप कोई माने या न माने, ओम प्रकाश राजभर वगैरह का साथ रहना बड़ा फायदेमंद हुआ। ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य और ये जो बाकी कुछ लोग आए थे, दारा सिंह चौहान वगैरह, भले ही वो अपनी सीटें हार गए, स्वामी प्रसाद मौर्य और ये सब, इनकी स्थिति बड़ी खराब रही, लेकिन ये है कि इनका जो वर्ग है, खासतौर से ओम प्रकाश राजभर का, वो 15-20 सीटों पे, वहाँ विधानसभा सीटों पे वो जोर मारता है, और वो जोर उसमें दिखाई दिया। और अब तो ओम प्रकाश राजभर इधर आ गए हैं एनडीए में। बस मुझे लगता है कि ऑफिशियली डिक्लेयर होना बाकी है। अमित शाह से मिल चुके हैं, दिल्ली में आके सबसे मिल ही चुके हैं। एक आध सीट में वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ, इससे अधिक उनकी मार भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि शायद उन्हें मंत्री बना दें योगी गवर्नमेंट में, इसी से खुश ना हो जाए। सांसद मंत्री तो उनको बनाने से उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि वो मंत्री बन के उक चुक काम करते हैं। लेकिन चर्चाएं तो ये भी हैं कि मंत्री का भी ऑफर है उन्हें कि मंत्री बना दिया जाए। अभी योगी जी आए थे, वो एक्सपेंशन पे बातचीत करके गए हैं,
जो अभी योगी जी की जो भेंट हुई थी प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, वो संभवतः इसी सिलसिले हाँ, दिल्ली आए थे योगी जी। में। जी हाँ। तो उत्तर प्रदेश में तो इंडी अलायंस का सूपड़ा साफ। मायावती के इनसे मिलने की क्या संभावना है? 0। दरअसल मायावती तो, उनकी तो अस्तित्व की लड़ाई है मायावती की, और मायावती अगर अलग रहेंगी तो ही उनका वजूद है। देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जयंत चौधरी, क्या छोटी सी पार्टी है, एक भी सांसद नहीं है, 7-8 विधायक बने, वो भी गठबंधन से बने उनके। कई बार बीजेपी ने उन्हें ऑफर दी बढ़िया से बढ़िया कि आप पार्टी को मर्ज कर लो हमारे साथ, वो पार्टी मर्ज नहीं करते। ये इन लोगों की राजनीति इसी पे टिकी हुई है कि हम अलग रहकर ही हमारा वजूद है, अगर हम मर्ज हो जाएंगे तो बीजेपी समुंदर है, उसमें तो कोई पूछेगा नहीं छोटी सी मछली को। तो अलग, ये थोड़ा सा अलग थलग बने रहेंगे। मुझे लगता है कि इसी तरह से मायावती तो यही मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि भले ही अखिलेश यादव और इन सब का नुकसान हो, इसमें कुछ भी हो, लेकिन वो कुछ सीटों पर तो खास, देखिए उनके सामने तो रीजन भी है, 10 सांसद उनके हैं, तो वो तो अगर इंडी अलायंस की अगर पार्टनर में आने की कोशिश भी करेंगी तो वो तो कहेंगी इन 10 की 10 सीटों पे मैं लड़ूंगी, क्योंकि सिटिंग गेटिंग तो वाला फार्मूला भी चलेगा। अखिलेश यादव इसे मानेंगे नहीं, तो बनेगी नहीं बात इनकी। मायावती तो इनके साथ नहीं आने वाली है, मुझे नहीं लगता कि मायावती इनके साथ आएंगे। और बगल में हमारे बिहार में नीतीश बाबू का क्या मामला चल रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नीतीश बाबू जिस तरह से पलटियां रोज खाते हैं, तो वो कल कहाँ होंगे, परसों कहाँ जाएंगे, उनका तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। उनकी जातीय जनगणना वाला मामला भी लगता है फेल सा हो गया। वो तो फेल हो ही गया है। और नीतीश कुमार का तो बीच बीच में पता नहीं कौन लोग इस तरह की चर्चाएं चलाते हैं कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं फूलपुर वगैरह। और इधर अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि बनारस में शायद 24 दिसंबर में या उनकी सभा होने वाली थी, एक नीतीश कुमार रैली करने वाला, और उसमें सारे बिहार के लोग आते हैं वहाँ पे बसों में भर भर के। तो योगी जी ने कह दिया भाई यहाँ तो बनारस में तो इतना बड़ा कोई ग्राउंड नहीं है कि हम इतनी सारी 10,000 बस और फलाना उन्हें खड़े करने की हम जगह कहाँ से लाएं। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं तो इतनी बड़ी रैली करने वाला था और योगी जी ने मुझे रैली नहीं करने दी वहाँ पे, और बीजेपी मेरे से डरती है। अब उनके समर्थक वहाँ ऐसी बातें फैला रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो बिल्कुल वास्तव में क्लूलेस हैं। जिस तरीके से उनसे अक्सर आपने देखा होगा कि मीडिया वाले तो अब उनसे कोई सवाल पूछते हैं वो गजनी की तरह रिएक्ट करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या ऐसा हुआ है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो कुछ लोगों ने तो उनका नाम गजनी रख भी दिया है वहाँ पे। और शायद किसी ने, गिरिराज सिंह ने, किसी ने कहा भी था उनके बारे में कि नीतीश जी को जो है अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। और हकीकत है उनकी तो स्थिति बड़ी अजीब सी लगती है। कई बार जब वो बात करते हैं, मीडिया के सामने बात करते हैं, तो ऐसे इस मनस्थिति से, देखिए पिछले दिनों ने विधानसभा में क्या क्या किस तरह की बातें कह दी जिन्हें हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की अगर कोई बात कहता है इंसान, तो वो तो अंत की तरफ ही है, राजनीतिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सभी चीज़ों की तरफ से। और वैसे भी जातीय गणना कराने के बाद में सब कहने ही लगे हैं कि सब कहने लगे तुम कैसे सीएम बने हुए हो। सबसे बड़ा दावा तो तेजस्वी यादव एंड पार्टी वाले कर रहे हैं, यादव लोग कर रहे हैं सारे के सारे, कि बताइए हमें करिएगा। और देखिए होगा यही। मुझे जो सिनेरियो बिहार का नज़र आ रहा है, अभी लोकसभा चुनाव में तो मैं उतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसके 1 साल बाद वहाँ जब विधानसभा के चुनाव होंगे 2025 में, मुझे लगता है कि वहाँ आरजेडी वर्सेस बीजेपी यही होगा। इधर ये होंगे चिराग पासवान और उधर वो होंगे साथ में आरजेडी या कांग्रेस वगैरह होगी। नीतीश कुमार का तो खेल खत्म है। नीतीश कुमार का खेल तो लग तो ऐसा ही रहा है कि पूरी तरह से ख़त्म है, क्योंकि उनका जो वो जिसको वो कुर्मी कोरी को लेके चलते थे, लवकुश अलायंस बोलते थे उसको, तो उसमें से कोरी तो अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए। सम्राट चौधरी भी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी कोहरी हैं। हाँ। तो अभी जो मैं देख रहा था इनकी जो जातीय जनगणना हो रही थी, तो 2.7 या कुछ इतना प्रतिशत जो है ये कुर्मी है उसमें, और 3% कोरी है। हाँ। तो भाई कुर्मी कोरी का भी अगर अलायंस लेके चलते हो
तो फिर तो कोहली बनेगा ना हाँ सीएम। सही बात है, कुर्मी क्यों बनेगा? बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। तो मुझे लगता है कि ये उसे ज़्यादा पुश करने वाले भी नहीं है अब, क्योंकि अगर उस एजेंडे को ये ज़्यादा पुश करेंगे, अब जो करना था कर लिया। अब चुनाव में इसको ये कह देंगे कि साहब हम ये करेंगे, इतना रिजर्वेशन कर देंगे, उतना कर देंगे, वो तो बाकी सब कोर्ट कचहरी में फंस के रह बिहार में जाती तो है सब लोग ये कह रहे चीज़ें। हैं नौकरी पहले तो हो तब ना रिजर्वेशन करोगे। दोगे कहाँ से? नौकरियाँ नहीं है तो रिजर्वेशन का झुंझुना तुम किसको टिका रहे हो? नहीं, नौकरी 10,000 तो अडानी जी देने वाले हैं, शायद उसमें रिजर्वेशन करा देंगे। तो अडानी जी भाग जाएंगे छोड़ के। और देखिए वहाँ क्या हुआ था कि प्राइवेट फैक्ट्रियों में और उनमें सब में रिजर्वेशन कराने चले थे, हरियाणा वाले कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, कि प्राइवेट सेक्टर पे आपको कोई राइट नहीं है आरक्षण देने का इस तरह से। तो नीतीश कुमार कहाँ से देंगे? तेजस्वी यादव वैसे ही कुर्ते फाड़ेंगे उनके। हाँ, एक चर्चा तो बिहार से एक और दिलचस्प खबर आ रही थी अभी, कोई कहीं से बता रहा था कोई, ये जो इनकी बेटी ने किडनी दान दी है, रोनी सिंगापुर में जो रहती है, बताया जा रहा है कि लालू इस बार उसे चुनाव लड़वाने वाले हैं। वो फर्स्ट टाइम अभी अपने ससुराल में आई है, और अपने ससुराल में जहाँ उसके जो इन लॉज रहते हैं वहाँ पे उसने बताते हैं कि कई कार्यक्रमों में वो शिरकत की है। और जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा तो उसने कहा कि हाँ, अगर पार्टी चाहेगी और हमारी फैमिली चाहेगी तो चुनाव लड़ सकती हूँ। तो नीतीश कुमार के सामने ये लालू परिवार से एक और कैंडिडेट मैदान में उतरेगा। एक और सीट पे दावा करेंगे वो अपनी। लेकिन पिछली बार देखें तो आरजेडी का टोटल सफाया हुआ था, और नीतीश कुमार के जो जिनके ऊपर वो दावा करते हैं वो उनके वोटों के भरोसे तो हुआ नहीं था। वो तो भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रेंथ थी, जिसके कारण हुआ था। और उन्होंने इनको 17 टिकट दे दिए। अगर उनके 17 की जगह 5 टिकट भी देते तो बाकी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। हाँ, सही बात है। और ये इसीलिए तो देखिए, ये जो उपेंद्र कुशवाहा और बाकी सब लोग, ये मुकेश सहनी, जितने भी लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि हम एनडीए में किसी तरह से एंट्री कर जाएं, तो उन्हें पता है कि ज़्यादा स्पेस एनडीए में बन रहा है। क्योंकि जो ये एनडीए में, देखिए एनडीए में स्पेस इसलिए बन जाता है क्योंकि उनके पास ना तो मुस्लिम बैगेज है और ना यादव बैगेज है। और ये जो नीतीश वाली सारी सीटें 15, 16 जो 17 सीटें उन्हें दी थी, ये सारी की सारी खाली होंगी। तो इस तरह से उनके पास ज़्यादा स्पेस बन रहा है वहाँ पे, तो सब लोग उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में 2024 में मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मार्जिन से एनडीए को जीत मिलने वाली है, खूब सीटें आने वाली हैं। पिछली बार वाला रिपीट हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, नहीं भी तो देखिए इस बार तो चूँकि जेडीएस नहीं है, बराबरी सीटें देने का कोई वो नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे लड़ी थी 2014 में, जब 24 सीटें खुद लड़ी थी और बाकी दूसरों को दी थी, तो वो फॉर्मूला चलेगा। तो बीजेपी तो पिछली बार से ज़्यादा ही सीटें ज़्यादा ही लाएगी, भले एनडीए कम जीते। एनडीए कम, हाँ, एनडीए में टोटल उसमें तो हो सकता है कुछ थोड़ा सा कमती बढ़ती हो, लेकिन लग नहीं रहा मुझे, पता नहीं क्यों कि चांसेस फेयर अभी भी नज़र आ रहे हैं। एनडीए की सीटें उतनी कम नहीं होंगी जितनी बिहार में लोग सोच रहे हैं। वो सेम महाराष्ट्र वाला फार्मूला लागू होगा। और एक जो स्टेट बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो है बंगाल। बंगाल में पिछली बार इन्होंने अप्रत्याशित रूप से 18 सीटें जीत ली थी। उसके बाद विधानसभा में जिस प्रकार से इनके कार्यकर्ताओं के साथ में हिंसा हुई, उसमें ये खड़े नहीं हुए उनके साथ में, जिसके कारण लोगों का बहुत अधिक, मैं कहूँगा कि उनका मोह भंग हुआ, इनसे मोह भंग हुआ। और फिर शुभेंदु अधिकारी के बनने के बाद में वो थोड़ा सा वापस उन्होंने फोर्सेस, जिसको हम कहें कि उनको रीऑर्गेनाइज किया है। तो अब आपको क्या दिखता है 2024 में क्या संभावनाएं बनेगी? देखिए, बंगाल के बारे में तो अभी जो जिस सर्वे की मैंने बात की थी टाइम्स नाउ का, उसने ही 19 के करीब सीटें बीजेपी को दी हैं। तो उसने ये तो दिखा दिया है कि बीजेपी पिछली बार से नीचे तो नहीं जा रही है। अब तो देखने वाली बात यही है कि इंडिया अलायंस वाले किस तरह से वहाँ एडजस्टमेंट करेंगे। बीजेपी के तो सामने कुछ है ही नहीं वहाँ पे, बीजेपी के तो अकेले ही लड़नी है सारी की सारी सीटें, एडजस्टमेंट तो दूसरे वालों को ही करना है।
अब पता नहीं ये ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी के अलावा कोई सीट कांग्रेस वालों को अगर दे दे तो वो मुश्किल ही नज़र आ रहा है वहाँ पे। तो वहाँ तो पिछली बार वाला जो हिसाब किताब है बीजेपी का, मुझे लगता है कि बन जाएगा इस बार भी, कोई उसमें दिक्कत अधीर आनी नहीं रंजन तो चाहिए। गाली देता रहता है ममता बनर्जी को डेली। अधीर रंजन तो दिन रात इसी बात के लिए वो कर रहा है कि किसी भी तरह से वहाँ अलायंस ना हो, लेकिन उसके कहने से होता कहाँ है? वो तो सब कंट्रोल तो दिल्ली से ही होता है, और अधीर रंजन की सुनता कौन है? और अधीर रंजन चौधरी किस बारे में कहेंगे? एक सांसद एक सीट को लेके क्या हल्ला मचाएं वो तो बस इतना गनीमत कर लें, उनसे ये कह देंगे जाके कि भाई आप लड़ लेना अपनी सीट, शांत बैठो, बाकी हमें कर लेने दो। वहाँ कांग्रेस के लिए कायदे से इंडी अलायंस को लागू करना सबसे सरल है, बड़ी आसानी से होगा। चैलेंज तो असली केरल में आएगा, सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण वो है। जिस तरह से बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा इस बार, उसी तरीके से कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो केरल में होगा, जहाँ 20 में से 15 लोकसभा सीटें इनके पास हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो बंगाल में अगर ये रिपीट हो जाता है तब तो फिर रास्ता साफ है। हाँ, इसका मतलब 303 प्लस तो फिर आनी ही है। बिल्कुल। और अभी से सर्वे वगैरह तो सब इंडिकेट करने लगे हैं, इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं वो आनी शुरू भी हो गई हैं। 300 प्लस तो सीटें आ ही रही हैं। और देखिए 300 प्लस सीटें में तो कहने के लिए तो एनडीए है, लेकिन एनडीए में मेन फोर्स तो इस समय बीजेपी है। किसी भी स्टेट में जब से शिवसेना से अलग हुए, वो ठाकरे वाला कॉम्बिनेशन टूटा और इधर से अकाली इनके साथ से अलग हुए हैं, तो अब तो एक तरह से बीजेपी सब अपने दम पे ही लड़ रही है सारे स्टेट्स। कोई इतना बड़ा एलआई नहीं उसके साथ है। नीतीश उधर अलग हो गए तो उसके पास तो इतने बड़े कोई एलआई है नहीं कि जो 15-20 सीट पे दमदार तरीके से लड़ने की। अब तो उसके पास बढ़िया मौका है कि वो महाराष्ट्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़े। अजीत पवार को और इन्हें एकनाथ शिंदे को ज़्यादा उतनी सीटें देने की क्या आवश्यकता है जितनी पिछली बार दी थी, मत दे उतनी। हाँ, लेकिन वो प्रपोज तो ऐसा ही कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह ही सीटें देंगे। मुझे नहीं लगता देंगे, मुझे नहीं लगता देंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ इसमें फॉर्मूला बनेगा। देखिए अजीत पवार क्या इन पे तीनों पार्टियों में कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी होने की स्थिति में नहीं है। हाँ, सही बात है, हावी होने की स्थिति में नहीं है। और थोड़ा बीजेपी का तो रवैया थोड़ा सा लचीला भी है वहाँ पे। और अभी देखिए इसमें देवेंद्र फडणवीस ने कैसा हमला बोला है शरद पवार पे, हाँ, मराठा आरक्षण को लेकर। हाँ। तो भैया आपने जो है इतने समय तक क्यों नहीं दिलवाया? इतनी ताकत में रहे आप, सेंटर में भी यहाँ पे भी रहे, क्यों नहीं दिलवाया? और हमने तो दिलवाया था, वो अलग बात है कि कोर्ट में जाके फंस गया मामला, हमने तो दिया है। तो उनकी जो ये आरक्षण वाली जो भी मुहिम चली थी उसे तो कंडम कर दिया। और वहाँ तो सबसे बड़ी संजय जी दिलचस्प बात यह है कि कितने लोग अजीत पवार के साथ हैं और कितने शरद पवार के। ना शरद पवार को पता अजीत पवार को। आज तक अगर हम कभी भी चर्चा करते हैं तो कभी चर्चा में ये बात आई नहीं है कि अजीत पवार के साथ इतने विधायक हैं और इतने सांसद। रोज स्थिति बदलती है, वहाँ तो आपस में ही तय नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो अब दिल्ली का क्या हाल रहेगा? दिल्ली का हाल तो काफ़ी हद तक स्पष्ट है, पिछली बार वाली पोजीशन बनेगी। और कुछ लोगों ने इसमें आंकड़े भी निकाल के देखे हैं कि अगर इंडिया अलायंस बनता है और आम आदमी पार्टी और ये दोनों मिलके भी लड़ने की उसमें अगर कोशिश करते हैं, जैसे कि एक समीकरण आया था कि 4-3 का, 7 लोकसभा सीटें हैं कि 4 कांग्रेस लड़ ले या आम आदमी पार्टी लड़ ले और 3 ये लड़ लें। तो उसमें भी जो आंकड़े की बाजीगरी कहते हैं जो लोग करते हैं, उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा होगा नहीं। जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि वोट बैंक जुड़ जाते हैं दोनों के, वो प्लस हो जाएगा, वो होगा नहीं। कोई वो यूपी वाली बात के सपा और बसपा साथ आते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो उनका 15% या उनका 22% मिल के वो जो है 35% हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तो दिल्ली में मुझे लगता है कि बीजेपी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये 7 की 7 सीटें होंगी। और दिल्ली में तो चर्चा ये भी है, अभी रिसेंटली दिल्ली में जो लेटेस्ट चर्चा है वो ये है कि बीजेपी ये प्लान कर रही है कि 7 के 7 सीटें बदली जाएं, 7 के 7 सांसदों के टिकट बदले जाए। इवन मीनाक्षी लेखी का भी नाम है कि इनका भी टिकट चेंज किया जाए। और यहाँ पे तो चर्चा ये है कि सुषमा स्वराज की बेटी को, बांसुरी को, यहाँ से नई दिल्ली से इस बार लड़ाया जाएगा,
क्योंकि बताते हैं कि मोदी जी पर्सनली उसे बड़ा पसंद करते हैं, उसकी वे ऑफ टॉकिंग, और लीगल सेल में उसको लिया गया है, पार्टी के पैनल में लिया गया है। और आजकल दिल्ली में जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बीजेपी की, खासतौर से दिल्ली के मैटर्स को लेके, केजरीवाल वगैरह को लेके, तो उसमें बांसुरी को पुश किया जा रहा है। ये भी चर्चाएं हैं कि यहाँ बीजेपी ने भी अपना एक प्लान तैयार किया हुआ है। और दिल्ली में तो बीजेपी अमूमन ऐसा करती रही है, कोई भी कैंडिडेट कहीं का भी, ये देखे कहाँ से मनोज तिवारी आके यहाँ लड़ गए, जीत गए। और गौतम गंभीर 1 महीना पहले आए वो पार्टी में और उन्हें चुप टिकट दिया, वो जीत गए। और दिल्ली की तो फिज़ा अलग तरह से चलती है। यहाँ तो दिल्ली के लोग तो मुझे लगता है कि उस तरीके से वोट करते हैं कि भाई नेशनल लेवल पे किसकी लहर है, उसी की तरफ दिल्ली का वोटर जाता है। वो उन चीज़ों को सेंस कर लेते हैं कि केंद्र में कौन आ रहा है, और उसी को सीटें जाती हैं यहाँ की दिल्ली की। इनका एडजस्टमेंट करने का जो है, ये अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर लें, बनने की नहीं बात उससे भी। तो क्या प्रवेश वर्मा का भी टिकट कटेगा? कहते हैं लोग। दरअसल प्रवेश वर्मा के बारे में जो मीडिया के पर्सन लोग कहते हैं, मेरे मित्र जो उनसे लगातार टच में रहते हैं, उनका ये कहना है कि प्रवेश वर्मा का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तुम, तड़ाक, इस तरह की, उनकी वो दिल्ली में आसानी से चलती नहीं है। और पार्टी के कार्यकर्ता भी और बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्हें ये उनका व्यवहार पसंद नहीं आया, और इसका फीडबैक नेगेटिव ही गया है कि उनका जो व्यवहार है, जैसे आपने देखा होगा ना रमेश बिधूड़ी के भी बारे में चर्चा थी, लेकिन रमेश बिधूड़ी का तो अब कहने लगे कि दानिश अली को जिस तरीके से इन्होंने करा है वहाँ पार्लियामेंट में, नंबर बढ़ गए, तो उनके नंबर बढ़ गए। प्रवेश वर्मा के साथ वो स्थिति भी नहीं है। और प्रवेश वर्मा वाली सीट जो है सबसे बड़ी सीट है, मेरे ख्याल से शायद कंट्री की सबसे बड़ी सीट है, जिसमें इतनी सीट है, भारी पोलिंग होता है इस पर। और वो तो फिलहाल उसी कोटे से चल रही है, साहब सिंह वर्मा के कोटे से, उसी कोटे से चल रही है, यानी आउटर की सीट है कि एक जाट को टिकट दे दे। लेकिन प्रवेश वर्मा के बारे में रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है दिल्ली में। तो वहाँ बीजेपी की अभी फ़िलहाल जो यहाँ का थिंक टैंक है, जिस तरह से सोच रहा है, उसमें 7 में से 5 तो सीटें बदले जाने के पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। हर्षवर्धन की तो वैसे भी बदली जानी चाहिए। हर्षवर्धन की भी बदलेगी, मीनाक्षी लेखी के पूरे चांसेस हैं। गौतम गंभीर शायद इस बार ना लड़ें। हर्षवर्धन तो वो जाके वो बैठा रहता है उसके इमाम बुखारी के पास में। हाँ, वो तो चांदनी चौक में अपना उनका वो चलता है, और वो थोड़ा सा वहाँ पर अपना वो सेक्युलर भी हो जाते हैं हर्षवर्धन। हाँ, वो सेक्युलरिटीज है उनको। हाँ, तो गौतम गंभीर का जैसे अभी IPL का इस बार गौतम गंभीर KKR में पहुँच गए हैं, तो अब IPL हो रहा होगा, भले ही यहाँ ना हो, दुबई में हो, कहीं भी हो, तो IPL का तो क्लैश करती हैं डेटें इससे। तो अब वो चुनाव लड़ेंगे या फिर IPL में मेंटोर बनेंगे KKR के, उन्हें चूज़ करना है इसके बीच में। तो ऑलरेडी एक सीट वो भी खाली होगी, वहाँ भी किसी को लड़ाया ही जाएगा। जैसे पिछले दिनों चर्चा आई थी कि अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को वहाँ से लड़ाया जाएगा। और जैसे ही ये चर्चा चलनी शुरू हुई थी, मैंने तो अपनी एक वीडियो में इसका जिक्र किया था, तो उसके बाद पता नहीं कहाँ से रोहन जेटली का एक स्कैंडल निकल के आ गया, पुराना कोई वीडियो वगैरह चलने लगा, और उसे लेके वहाँ पोस्टर लगवा दिया किसी ने पूरी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी वालों ने किया या किसी अरुण जेटली के पुराने दुश्मन ने किया, रोहन जेटली के खिलाफ एक अभियान चला दिया वहाँ। जैसा होता है हाँ, कि भाई ये किसी बीजेपी वाले नहीं चलवाया हो। हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये गौतम गंभीर वगैरह से उनकी ट्यूनिंग ठीक नहीं है रोहन की। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो क्रिकेट एसोसिएशन की जो लॉबी गौतम गंभीर के समर्थन में है यहाँ, तो क्योंकि दिल्ली में बटी हुई है क्रिकेट एसोसिएशन में, एक गौतम गंभीर की लॉबी है, दूसरी और भी लॉबी है यहाँ। तो उसमें ये चर्चाएं चली कि शायद दूसरी लॉबी ने ऐसा करा दिया हो, ये सब है। तो दिल्ली में सेटल्ड है मामला, मुझे लगता है कि बड़ी आसान है दिल्ली बीजेपी के लिए। अब हरियाणा में ये चर्चाएं आई थी पिछले दिनों कि जाटों की नाराजगी है, वो तो हमेशा रहती है और खट्टर साहब से नाराज हैं जाट। अब पता नहीं, वहाँ भिवानी में मेरे चाचा जी रहते हैं, वो तो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है प्रशासनिक सुधारों में खट्टर ने अभूतपूर्व काम किया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, लेकिन बस यही है कि वो यहाँ एक माहौल बना के रखते हैं कि साहब
एंटी जाट हैं या किसान विरोधी हैं, इस तरह की बातें करने लगते हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई एक कह रहे थे कि शायद एक सीट कम हो जाए। अब कौन सी सीट कम हो जाएगी? और वो तो रोहतक की सीट जो थी वो बहुत कम मार्जिन से, ये हुड्डा वाली कहते हैं, ज़्यादातर हुड्डा वाली कहते हैं। दीपेंद्र की सीट थी ना, दीपेंद्र रोहतक की, और जो दोनों बाप बेटे, सोनीपत तो वो बुरी तरह से हरा, सोनीपत नहीं जीत सकता वो, काफ़ी मार्जिन लेकिन था। रोहतक की सीट जो थी वो बहुत कम मार्जिन से गई थी। वो भी इसलिए क्योंकि जो वहाँ के जो यादव, एक सीट है वहाँ की विधानसभा की जिसमें यादवों की बहुत आयत है, उसमें वो 70,000 से पिछड़ गया था। मतलब वो जो जाटों ने दंगे किए थे ना, वो उसका बाकी लोगों ने उसको मजा चखा दिया था। हाँ, वो जो आरक्षण वाला मामला हुआ था, आरक्षण वाला जो पिछली बार में किया था। तो इस बार चूंकि इस तरह की हरकत कोई जाटों ने की नहीं है, तो हो सकता है एंटी जाट फीलिंग इतनी ना हो, उस प्रकार की पोलिंग ना हो, तो ये रोहतक की सीट जो है वो इनकी निकल सकती है। उसी के बारे में लोग कहते हैं। अभी जैसे वो सर्वे आया था अभी जो लेटेस्ट, उसमें भी एक सीट जा रही है एनडीए की, उसी के बारे में कह रहे हैं। वरना 10 की 10 सीटें स्ट्रॉन्ग हैं, कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पे। और फिर ऐसा कुछ वहाँ पे हुड्डा ने या कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया नहीं है कि उन्हें वोट करें लोग, कोई ऐसा रीजन नज़र नहीं आता। विधानसभा में ठीक है वो नेता प्रतिपक्ष हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं उनका। और देखिए उन्होंने बड़ा जल्दी अपना एडजस्टमेंट करा लिया था। बेटा हार गया, फटाक से राहुल गांधी से कह के वो राज्यसभा में भिजवा दिया कि नहीं ये तो जरूर जाएगा। वरना आप इंतजार, अगर आपको इतना दमखम है, अपनी उस पर भरोसा है, तो आप 2024 का इंतजार करते, मैदान में डटते। और हो सकता है कि चुनाव लड़े, राज्यसभा का भी लड़े, हो सकता है ना भी लड़े, बिल्कुल सही बात है। और अगर नहीं लड़े और नहीं लड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा। आराम से बैठा हुआ है वो, और अभी उसका 2 साल का टर्म बाकी है, तो वो क्यों लड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि वोट ट्राई करेगा कि साहब कि ठीक है, बाप नहीं तो बेटा मुख्यमंत्री बने। हाँ सही बात है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव चुनाव के एकदम बाद आ जाता है, 3-4 महीने के बाद ही, अक्टूबर में होगा वहाँ का चुनाव विधानसभा का। तो वो उस हिसाब से ही अपनी मजबूती करेंगे, बाकी लोकसभा राज्यसभा से उन्हें मतलब नहीं है। मतलब बाप बेटे दोनों लोकसभा शायद ना लड़े, एक ही लड़े उनमें, एक ही लड़े। हो सकता है कि बड़े हुड्डा साहब लड़े, बड़े हुड्डा साहब जो है रोहतक से लड़े। हाँ वही चांस नजर आते हैं, ऐसे ही लगता है वहाँ पे सेटल्ड है मामला। लेकिन वहाँ ये बड़ा माहौल बनाया जाता है हर बार, हर चुनाव से बारे में देख रहा हूँ कि साहब वो जाट जाट जाट। और इसमें बताऊँ, इसमें इस वाले परसेप्शन में बीजेपी के ही लोग शामिल हो जाते हैं, वही सबसे ज़्यादा अल्लाह मचाते हैं वहाँ पे कि साहब बीजेपी जो है वो जाटों की वो कर रही है। और जो बीजेपी में ही हैं लीडर्स, वो सबसे ज़्यादा गड़बड़, तो देखिए सबसे ज़्यादा गड़बड़ी वही करते हैं। उनको लगता है कि जाटों की ही एक प्रकार से मोनोपोली वहाँ होनी चाहिए, बाकी दूसरे की नहीं होनी चाहिए। तो वो बार बार उनका वो दिखता है, उन्हें हजम ही नहीं होता है कि वहाँ नॉन जाट सीएम बन गया। बताइए, खट्टर सीएम, पंजाबी खत्री। उनको तो भाई ऐसी जबरदस्त, जिसको हम बोलते हैं ना श्रेष्ठतावाद, उनका इतना जबरदस्त है, हम ही हैं सर्वश्रेष्ठ। तो उस सर्वश्रेष्ठतावाद के चक्कर में वो सबको, बाकी सब को कम लगते हैं। आइए बात कर लेते हैं अंत में दक्षिण की। तो दक्षिण में बीजेपी 2 राज्यों से उनको कुछ आशा है, तेलंगाना से और कर्नाटका से। तमिलनाडु से तो मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष उनके, तमिलनाडु से तो मुझे लगता है कि एक आशा, जो पता नहीं क्यों मुझे लगता है बार बार कि शायद मोदी जी चुनाव लड़ें। पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे कि 2 बार लड़ चुके हैं बनारस से, और ऐसा भी संभव है कि 2 सीटों से लड़ लें, साउथ की किसी सीट से लड़ लें। देखिए मैंने तमिलनाडु के बारे में अक्सर देखा है कि मोदी जी का तमिलनाडु पे बड़ा फोकस रहता है। वो सिंगोल विंगोल स्थापित कराया, तमिलनाडु के बहुत सारे वो पुजारी वहाँ पे बुलाए, नई संसद जब शुरू हुई थी उसमें। पता नहीं क्यों वो तमिल भाषा के बारे में अक्सर बात कहते रहते हैं। पता नहीं, कहीं मुझे लगता है कि तमिलनाडु को लेके उनके मन में कुछ चल रहा है। वो देखिए अभी जयललिता की जो पार्टी है उससे कितना बड़ा झगड़ा हुआ इनका, वो अलग हो गए। और वहाँ झगड़ा हुआ था तो बांदी संजय कुमार को मिनट में हटा दिया, अन्नामलई को तो नहीं हटाया। अन्नामलई को दिल्ली बुलाया जरूर था इन लोगों ने, उन्होंने आके बातचीत की, अपना रखा होगा अपना पक्ष, जिस तरह से भी कहा होगा कि नहीं ठीक है हम सही राह पे चल रहे हैं। तो वहाँ पे अगर एक सीट पे नरेंद्र मोदी लड़ें तो मुझे लगता है कि बाकी
कर्नाटक पर भी उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, तेलंगाना पर भी आना चाहिए। और जो ये नॉर्थ और साउथ वाली लड़ाई शुरू हो गई है कि साहब नॉर्थ की पार्टी है बीजेपी, उसका भी एक काट हो गई है। वैसे नॉर्थ की पार्टी तो क्या है, कर्नाटका में तो बीजेपी बहुत लंबे पता नहीं समय कब से है, 90s और से आप है। याद करें जब 2 सीटें जीती थी तो उनमें से एक अविभाजित आंध्र प्रदेश में जीती थी। हाँ, सही बात है। तो ये कहना तो बिल्कुल बेकार की बात है। हाँ, कि और ये तेलंगाना सब में 4 अब सांसद। कर्नाटका में भाई अभी एक लिस्ट निकली थी, 130 सीटें हैं। दक्षिण भारत में 130 सीटें हैं लोकसभा की। लोकसभा की। सबसे अधिक सीटें किसके पास हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास 29 सीटें हैं उनके पास, 25 कर्नाटका में और 4 तेलंगाना में। हाँ, उस हिसाब से तो सही बात है। और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, उसे लोग भूल जाते हैं। उसे लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। हाँ, सही बात है। और बिल्कुल वो पुडुचेरी का मतलब तमिलनाडु। पुडुचेरी का मतलब तमिलनाडु। और इस वर्ष पूरी संभावना है कि पुडुचेरी की जो लोकसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, सरकार है उनकी वहाँ। हाँ, सरकार है उनकी। कैंडिडेट कोई अच्छा ले आएंगे तो बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं। और तमिलनाडु में भी चांस बन सकता है। देखिए, तमिलनाडु में जब इनके कई तो विधायक जीत गए थे पिछली बार, कमल हसन को हरा दिया। और वो जो इनकी महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं वनीति श्रीनिवासन, तो मुझे तो लग रहा है कि शायद उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाएं इस बार ये। कोयम्बटूर इनकी एक बड़ी पोटेंशियल सीट है वैसे तो। कोयम्बटूर के चांसेस बढ़िया बनते हैं। कोयम्बटूर कमल हसन को हराया था उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव में, कमल हसन को हराया वनीति श्रीनिवासन ने। तो तमिलनाडु में अगर मोदी जी एक सीट लड़ लें तो तमिलनाडु पे भी पुडुचेरी लड़ सकते हैं। हाँ छोटी सी सीट है, वहां से लड़ लें। खुद की सरकार और 4 और 4 करने के लिए जाना नहीं होगा। और खुद की सरकार है। हाँ, खुद की संभाल लेगी, खुद के वहाँ पे कार्यकर्ता बेस है। हाँ, संभाल लेंगे वो, हो सकता है इसमें। केरल पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इन्हें। केरला में भी इनका कोई वो तिरुवनंतपुरम अकेली एक ऐसी सीट है जहाँ पे ये हमेशा फाइट देते हैं लेकिन अंत में हार जाते हैं। क्योंकि वो लेफ्ट वाले जो हैं वो अपने वोट शिफ्ट करा देते हैं कांग्रेस को कि बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। ये 2 बार हो चुका है। लेकिन वहाँ पे तो इंडिया अलायंस कैसे करेगा सेटलमेंट? इंडिया अलायंस तो वहाँ लड़ेगा ही नहीं ना। वहाँ तो CPM ने साफ कह दिया कि अलग अलग लड़ेंगे। वहाँ तो इंडिया अलायंस है ही नहीं। तो इंडिया अलायंस तो खत्म ही है। इंडिया अलायंस का मतलब अभी इंडिया अलायंस की वहाँ पे कितनी सीटें हैं? मेरे ख्याल से 17 सीटें हैं शायद इनकी। और 15 सीटें तो अकेले कांग्रेस की हैं। और 15 सीटें कांग्रेस की, 5 रह जाने वाली हैं। 10 सीटों का लॉस यहाँ होगा इनका। फिर पंजाब में इनकी शायद 9 सीटें हैं, वहाँ ये 1 या 2 से ज़्यादा नहीं जीतने वाले। तो 7 सीटों का ये जो लॉस है ये कहाँ से मेकअप करेंगे? ये 3-4 मेकअप कर सकते हैं तेलंगाना से। उसके अलावा तो मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखता जहाँ से ये मेकअप कर सकते हैं। तो फिर तो ये जो इनकी 53 जो आई थी पिछली बार, उससे नीचे जाने का ही नहीं। आपने कहा ना कि आपने पंजाब की बात कही कि 1-2 सीट आ सकती हैं, वहाँ 1-2 क्यों आएंगी? वहाँ तो बड़ा शिफ्ट चल रहा है मामला। वहाँ तो आम आदमी पार्टी की तरफ, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अभी ये उपचुनाव जीत लिया है, इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि वहाँ कांग्रेस, पिछली बार आप याद कीजिए, पिछली बार देखिए कैप्टन थे, कैप्टन की पत्नी भी लड़ रही थी। अब कैप्टन अपनी पत्नी को टिकट बीजेपी से दिलवाएंगे या अपनी बेटी को दिलवाएंगे। चांसेस तो शायद यही हैं कि बेटी को दें, क्योंकि काफ़ी एज हो गई है, 80 के आसपास है इनकी वाइफ भी, परनीत कौर भी। तो खबर यह है कि कैप्टन साहब की बेटी लड़ेगी पटियाला से, वो लड़ेंगे अपनी सीट पे। तो इनका चांसेस बनेगा कहाँ? ये तो सब कैप्टन की वजह से था। ये इस फैक्टर को लोग भूल जाते हैं कि कैप्टन का दबदबा था, कैप्टन की सरकार थी वहाँ पे, तो उसका भी तो असर पड़ता है ना। अब भगवंत मान की सरकार है वहाँ पे, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहाँ का जो मतदाता है उसका रुख एकदम से बड़ा तेजी से शिफ्ट हुआ है, भयंकर रूप से। वो एक तरह से एंटी कांग्रेस हुआ है। अब वो एंटी कांग्रेस होते होते वो कितना वोट बीजेपी को दे देगा, कितना आम आदमी पार्टी को दे देगा, ये भी तो देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो फिर तो क्या कहें, इंडिया अलायंस का मामला 350 का तो मुझे लग रहा है एनडीए वाले अगर 350 के आसपास पहुँचे तो कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होगी। बीजेपी की सीटें बढ़ जाएं पिछली बार से, कोई देखे ना, यूपी में ही हो जा रहा है 10 के करीब सीटों का फायदा तो यूपी में ही हो जा रहा है।
प्लस हो जा रही हैं। पिछली बार तो कम हो गई थी, गठबंधन हुआ था, वहाँ पे बढ़ जा रही हैं चांसेस। बिहार में भी बीजेपी की अपनी तो बढ़ ही सकती हैं, महाराष्ट्र में भी अपनी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में भी अपनी बढ़ सकती हैं, कई जगह चांसेस हैं बढ़ने के। तो फेयर है इनका। और ये बाकी सब हिमाचल वगैरह, ये पूरी बेल्ट तो अपनी है ही इनकी, इसमें भी बढ़ने के ही चांस है, कहीं कम होने के चांस मुझे लग नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में भी प्लस ही होंगी, और लग नहीं रहा कि कहीं माइनस में जाती हुई नजर आ रही हूँ। गुजरात में 26 की 26 आनी 26 की 26 हैं, आपके राजस्थान में बिल्कुल 25 की 25 हैं। कोई चांस नहीं नजर आ रहा कि क्या होगा। जी, तो निष्कर्ष यही निकालें कि 2024 मतलब मोदी 3.0। बिल्कुल, इसके अलावा कुछ और अभी नजर नहीं आता। इंडिया अलायंस वाले अगली कुछ बैठकों में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी अगर कुछ कर दें तो अलग बात है, लेकिन बढ़ते हुए आगे नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।